Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जाति की विशेषता है? यहाँ हमें जाति की विशेषता बतानी है। ए, बहुपत्नी प्रथा, बी, खुली सामाजिक व्यवस्था, सी, अंतःविवाह, डी, सामाजिक गतिशीलता। तो जाति की विशेषता हो जाएगी अंतःविवाह। जाति क्या है? एक अंतःविवाही समूह है। बहुपत्नी प्रथा की बात करें तो बहुपत्नी प्रथा विवाह का एक स्वरूप है। विवाह के दो रूप होते हैं, एक होता है एक विवाह और दूसरा होता है बहुविवाह। बहुविवाह बहुविवाह भी दो तरह के होते हैं, एक बहुपत्नी विवाह और दूसरा बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह मतलब एक पुरुष की एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह होता है तो वो बहुपत्नी विवाह जैसे मुस्लिमों में होता है या जो राजा महाराजा पुराने समय में करते थे। इसके एग्जाम्पल जनजाति में देखें तो नागा इत्यादि में होता है। और बहुपति विवाह आपको नायर या खासी इत्यादि जनजाति में देखने को मिलता है। खुली सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यह एक वर्ग की विशेषता है, अर्थात व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है, यह एक खुली व्यवस्था है। सामाजिक गतिशीलता किसी भी सामाजिक पद या परिस्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में जीवंत एवं सतत वाद विवाद को उत्प्रेरित किया? जीवंत एवं सतत वाद विवाद को उत्प्रेरित किया। ऑप्शन ए है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, बी, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ए क्रिटिकल एनालिसिस, सी, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, डी, डायलेक्टिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ दे रहा है कि डेविस एवं मूर के शीर्षक का हमें नाम बताना है जिसमें इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में वाद विवाद उत्पन्न किया था। तो सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि समाज में स्तरीकरण आवश्यक है, अर्थात यह समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत ये देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत, इसी की आलोचना कौन करते हैं? ट्यूमिन महोदय करते हैं। ट्यूमिन महोदय इनकी आलोचना किस बुक में करते हैं? ये करते हैं सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ए क्रिटिकल एनालिसिस। लेकिन डेविस एवं मूर ने प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत दिया था वो किस बुक में दी थी? इन्होंने सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, सेम इसी नाम से इनकी एक क्रिटिकल एनालिसिस आती है, अर्थात यह आलोचनात्मक एक बुक आती है डेविस एवं मूर के शीर्षक से संबंधित। तो यहाँ 2 का आंसर हो गया हमारा सी। ध्यान रखिएगा, ट्यूमिन को भी याद रखिएगा, इनके बुक को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, स्तरीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, कोजर, बी, सी, राइट मिल्स, सी, डैरेनडॉर्फ, डी, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्तरीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान और सत्ता की बात कौन करते हैं? वो करते हैं सी, राइट मिल्स। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। मिल्स की बात करें तो इन्होंने बहुत ही इनकी फेमस बुक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनकी बुक है। वाइट कॉलर इनकी बुक है। द पावर एलीट, यह भी इनकी एक रचना है। तो इस तरह से सी, राइट मिल्स हमने आंसर देखा। कोजर संघर्ष के प्रकारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। संघर्ष के प्रकारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, एक वास्तविक संघर्ष और दूसरा अवास्तविक संघर्ष। इनकी प्रमुख रचना है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्शियसनेस। इनकी दूसरी रचना है कॉन्शियसनेस। डॉर्फ की बात करें तो संघर्ष का मुख्य आधार
सत्ता को मानते हैं। वेबर से ये प्रभावित है। इनकी मुख्य बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यह इनकी एक रचना है। दूसरी इनकी रचना आती है न्यू लिबर्टी। लाइफ चांसेस इनकी एक बुक है, लाइफ चांसेस। सत्ता के आधार पे यह 3 तरह के समूह की चर्चा करते हैं: अर्ध समूह, हित समूह और संघर्ष समूह। दबाव का सिद्धांत देते हैं। कहते हैं कि पूंजी क्या है, पूंजी एक जगह नहीं है और पूंजी का बंटवारा हो गया है। पूंजी और श्रम संगठित नहीं है, इनको भी कई भागों में बांटा जा चुका है। जैसे पूंजी कहते हैं कि सिर्फ जरूरी नहीं, पूंजीपति भी कई भागों में बटे हुए हैं, जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो गया, आपको शेयर मार्केट हो गया। और इसी तरह से वो श्रम को भी कहते हैं कि श्रमिक भी क्या है, अब संगठित नहीं होते हैं, वो भी श्रम भी क्या है, 3 तरह के श्रमिक हो गए हैं: कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। इस तरह के इनकी बहुत सारी इनके सिद्धांत आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। जब हम लोग ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो डिटेल में और भी इनके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स संघर्ष का मुख्य आधार उत्पादन के साधन अर्थात आर्थिक आधार को प्रमुख मानते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को मुख्य आधार ये क्या मानते हैं, आर्थिक मानते हैं। उत्पादन के साधन का जो स्वामी होगा वो पूंजीपति होगा और पूंजीपति क्या करता है, जो सर्वहारा वर्ग हैं जो अपने श्रम को बेचते हैं उनका शोषण करता है। तो इस तरह से यहाँ जो भी जानकारियाँ हम लोगों ने देखी वह आई थिंक आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। नोट कर लीजिएगा। मार्क्स से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसे वहाँ देखिएगा, आपको और भी मार्क्स से संबंधित सारी जानकारियाँ वहाँ मिल जाएंगी। तो इस तरह ठीक आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए खान पान पर प्रतिबंध, बी समानता, सी आपसी सहयोग का अभाव, चौथा संस्तरण। तो जाति में की विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी विशेषताओं को याद रखने के लिए हमें घुरिये की बताई हुई 6 विशेषताओं को अगर हम याद कर लें तो जाति की मोटा मोटी सारी विशेषताओं को हम जान जाते हैं। 6 विशेषताएं उनकी कौन सी थी? खंस प्रति निरयोपेय, खंस प्रति निरयोपेय अर्थात खंडात्मक विभाजन होता है। इनमें संस्तरण पाया जाता है, तो संस्तरण यहाँ मिल गया हमें। प्रतिबंध होता है, कुछ सामाजिक प्रतिबंध होते हैं इनके, कुछ निर्योग्यताएं होती हैं और पेशा इनका सुनिश्चित होता है और यह अंतर्विवाही होते हैं। तो खान पान पर प्रतिबंध होता है और संस्तरण इनमें होता है। तो हमारा आंसर 1 और 4 जिनमें होगा वो हमारा आंसर मिल गया यहाँ डी। समानता नहीं होती है कि जाति में संस्तरण है तो समानता की बात ही नहीं होगी। आपसी सहयोग का अभाव, ऐसा नहीं है जजमानी प्रथा के माध्यम से एक जाति दूसरी जाति का सहयोग करती थी। तो यहाँ 4 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उपजाति की अवधारणा किसने दी? ए इरावती कर्वे, बी जी.एस. घुरिये, सी वाई.डी. दामले, डी डी.एन. धनाग्रे। तो उपजाति की अवधारणा कौन देते हैं? जी.एस. घुरिये देते हैं। 5 का आंसर हो गया बी। घुरिये कहते हैं कि जाति समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जाति समाज को महत्वपूर्ण समझती है, लेकिन व्यक्ति उपजाति को महत्वपूर्ण समझता है। ये दोनों इरावती कर्वे और जी.एस. घुरिये भारत विद्या शास्त्री हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इनका अध्ययन का परिप्रेक्ष्य है। इरावती कर्वे का मुख्य अध्ययन नातेदारी से संबंधित है। इन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बहुत ही फेमस बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इनकी बहुत ही चर्चित बुक है। इसमें इन्होंने नातेदारी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। जी.एस. घुरिये इंडिया साधुज, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट
class and occupation, the scheduled tribes, culture and society, cities and civilization। कुछ ये प्रमुख रचनाएं हैं जो घुरिये महोदय से संबंधित हैं। इन्होंने कहा कि जाति क्या है, अब जाति निष्ठा में बदल रही है, जाति निष्ठा में बदल रही है। जाति निष्ठा वर्ड ये भी कौन कर देते हैं, घुरिये महोदय देते हैं। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ मैचिंग करना है। वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करती है, कौन कहते हैं, योगेंद्र सिंह कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपको, जाति व्यवस्था राजनीति का कैंसर है या रजनी कोठारी कहते हैं। जाति एक संगठित वोट बैंक है या आंद्रे बेतई का है। और सामाजिक स्तरीकरण संस्थागत विषमता है, यह सोरोकिन का कथन है। तो इस तरह से 1 2 3 4 हमारा आंसर हो गया यहाँ ए। तो 6 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है यह हमें बतानी है। ए समाज का बंटवारा, बी एक दूसरे से संबंधित, सी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध, डी अस्थायी प्रकृति। तो सामाजिक स्तरीकरण यह एक समाज का बंटवारा है, बिल्कुल सही है। यह एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से सापेक्षिक रूप से जुड़े हुए हैं। हीनता और श्रेष्ठता की भावना होती है, यह भी बिल्कुल सही है। अस्थायी प्रकृति इसकी नहीं होती है, अर्थात नहीं पूछ रहा है। तो 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। सामाजिक स्तरीकरण क्या करता है कि समाज के उच्चता एवं निम्नता के में बांटता है। इसमें यह एक सामाजिक अवधारणा है। तो इस तरह से 7 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषीकरण का उदाहरण है न कि स्तरीकरण का। ए वर्ग, बी लिंग, सी जाति, डी सांस्कृतिक अभिजात्य वर्ग। तो यहाँ कह रहा है कि विशेषीकरण का एग्जाम्पल कौन सा है यह हमें बताना है। विशेषीकरण एक तटस्थ अवधारणा होती है जो कि मुख्य रूप से नेचुरल अर्थात जैविकीय या प्राकृतिक होती है, जैविकीय या प्राकृतिक होती है। और स्तरीकरण क्या है, यह उच्चता निम्नता के भावना से जुड़ी होती है। इसमें यह एक सामाजिक अवधारणा होती है, समाज उच्चता निम्नता की भावना को लागू करता है। तो यहाँ वर्ग, जाति और सांस्कृतिक वर्ग यह भी एक तरीके का वर्ग हो गया। तो ये सभी क्या है, स्तरीकरण के एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ लिंग अगर होता है तो यह क्या हो जाएगा, यह एक विशेषीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। लिंग में भी अगर यह सेक्स है, इंग्लिश से देखनी पड़ेगी, अगर सेक्स है तो यह एक विशेषीकरण का एग्जाम्पल बनता है। लेकिन अगर यहाँ जेंडर है तो यह स्तरीकरण का एग्जाम्पल बनता है। तो इस तरह से 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं हैं। देखिए जाति व्यवस्था से किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बार बार कैसे पूछ रहा है, ये हम देख ही सकते हैं क्वेश्चंस में कैसे बनते हैं क्वेश्चन। वंशानुक्रम, अंतर्विवाही, संस्तरण, गतिशीलता। तो ये जाति क्रम की कौन सी विशेषताएं हमें यह बतानी है। तो वंशानुक्रम जन्मजात होती है इसकी सदस्यता, अंतर्विवाही होती है, संस्तरण होता है, गतिशीलता इसमें नहीं पाई जाती है। गतिशीलता वर्ग की विशेषता है, जाति की नहीं। तो 1 2 3 जिसमें होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। जाति क्या है, जाति व्यवस्था में अर्जित परिस्थिति होती है, अर्जित परिस्थिति होती है, अंतर्विवाही होती है, संस्तरण इसमें पाया जाता है। संस्तरण की बात कौन करते हैं, ड्यूमा महोदय करते हैं। होमो हायरार्की की बुक है, जाति की संरचनात्मक व्याख्या करते हैं वो। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, समाजशास्त्र के उद्भव में किस सदी का हाथ रहा। ए 17वीं सदी, बी 18वीं सदी, सी 19वीं सदी, डी 16वीं सदी। तो यहाँ पूछ रहा है कि समाजशास्त्र का उद्भव किस सदी में हुई है। सीधा सीधी क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन के अनुसार
समाजशास्त्र का उद्भव कब होता है? 1838 में अगस्ट काम्ट ने सोशियोलॉजी की स्थापना करते हैं। सोशियोलॉजी की स्थापना करते हैं। सोशियोलॉजी से पहले इन्होंने इसका क्या नाम रखा था? सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स की बात करते हैं। समाजशास्त्र की बात करें और उद्भव की, तो उद्भव में इसका मुख्य कारण क्या रहा है? इफ। समाजशास्त्र के उद्भव का मुख्य कारण इफ रहा है। आई से हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एफ से हो गया आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो कि होता है आपको 1789 में और यह होता है 1760 में। तो ये उद्भव के कारण होते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव से संबंधित और समाजशास्त्र के परिचय इत्यादि से संबंधित सारे वीडियो बने हुए हैं, उसे वहाँ देखिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ हमारा जो सही वर्ष क्या है 1838 है, तो यह कब आता है? 1800 से 1900 के बीच का यह पीरियड है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी कहलाएगी। तो आंसर हमारा 10 का हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, समाज का निम्न में कौन अर्थ सही है? समाज को सही अर्थ में समाज किसे हम कहते हैं? ए मनुष्य के समूह को, बी एक समाज की व्यवस्था को, सी संबंधों की व्यवस्था को, डी कोई नहीं। तो समाज मुख्य रूप से क्या होता है? संबंधों की व्यवस्था होती है। तो 11 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। समाज की बात करें तो समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, सारी जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में देखिएगा, आसानी से आप उसे ढूंढ पाएंगे। समाजशास्त्र में जब हम परिभाषा की बात करते हैं समाजशास्त्र की, तो परिभाषाओं की बात करते हैं तो समाजशास्त्र की परिभाषा के 4 आधार होते हैं। एक समाज को समाज के रूप में देखने वाले लोग होते हैं, उनके अनुरूप परिभाषा करते हैं। दूसरे होते हैं समाज को समूह के रूप में देखते हैं, तो उनके अनुरूप समाजशास्त्र की परिभाषा करते हैं। दूसरे वो होते हैं कि समाज को सामाजिक संबंधों के रूप में देखते हैं और सामाजिक संबंधों के अर्थात समाज के ही अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहेंगे, तो संबंधों के रूप में देखते हैं, तो संबंधों के रूप में इसकी परिभाषा करते हैं। और दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में इसको देखते हैं, तो उसी के रूप में समाजशास्त्र की व्याख्या करते हैं। तो समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र, समाज, समाज के प्रकार इत्यादि, इन सभी चीज़ों से संबंधित वीडियो बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आसानी से आपको वहाँ सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो 11 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।